क्या आप जानते हैं कोई पुरुषों के सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में शुक्राणु दिखते नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट। तो रिपोर्ट आता है नो स्पर्म सीन। तो मरीज घबरा जाते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं कभी पिता नहीं बन सकता क्या। तो इस कंडीशन को कहते हैं अजूस्पर्मिया। तो अजूस्पर्मिया क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके लिए क्या जांच करनी जरूरी है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामदास गर्जे, एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आयुर्वेदा पंचकर्म स्पेशलिस्ट। पिछले 16 से अधिक वर्षों से आयुर्वेद और पंचकर्म माध्यम से सैकड़ों से अधिक दाम्पत्यों में संतान सुख प्राप्ति के लिए सहायता की है। अजूस्पर्मिया एक गंभीर समस्या है और इसके कारण फर्टिलिटी को अचीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये अजूस्पर्मिया क्या है और इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। तो अजूस्पर्मिया एक कंडीशन है जिस कंडीशन में सीमेन एनालिसिस में हम चेक करते हैं तो उसमें शुक्राणु एब्सेंट आते हैं, शून्य आते हैं। देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंट। तो अजूस्पर्मिया के दो प्रकार हैं। तो एक है ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में क्या एग्जैक्टली है कि जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म सेल तैयार होते हैं, मतलब शुक्राणु की उत्पन्नता होती है, बट वो शुक्राणु कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध के कारण वो जो हमारी वासा डिफरेंस है उस नलिका से सीमेन में नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बाद दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। इसमें जो क्या है कि जो लीडिंग सेल्स है वो शुक्राणु तैयार नहीं करती है, जिसके कारण मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है बट वहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंस है, उसके कारण वो सीमेन में स्पर्म नहीं दिखते हैं। और तीसरा है अस्थायी अजूस्पर्मिया, मतलब टेम्पररी। तो कोई दवाई के कारण, कोई डिसीज के कारण या कोई ट्रॉमा इंजुरी के कारण कोई समय तक रिपोर्ट में अजूस्पर्मिया करके आता है सीमेन एनालिसिस में, और सम उपचार के बाद तो वो रिवाइव हो जाता है। तो उसको कहते हैं अस्थायी अजूस्पर्मिया। तो अजूस्पर्मिया एक गंभीर समस्या है और इसके लिए क्या क्या कारण है, कौन से कारणों से अजूस्पर्मिया तैयार होता है। तो अजूस्पर्मिया के मेन कारण है, पहला है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, इन हार्मोन की कमतरता से एडुकेट अमाउंट में तैयार नहीं होती है और स्पर्म फॉर्मेशन होने में बाधा उत्पन्न होती है, उसके कारण ये समस्या तैयार हो जाती है। तीसरा है रेडिएशन, उष्णता, इसके कारण सीमेन में स्पर्म्स तैयार नहीं होते हैं। इन्फेक्शन लोकल ऑर्गन्स में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जनरली ट्यूबरक्लोसिस, इन डिसीजेस के कारण सीमेन में स्पर्म प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ये डिसीजेस, इनकी दवाइयाँ। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है जेनेटिक कारण। तो जेनेटिक, अब जो हमारे एक्स वाई क्रोमोजोन का सीक्वेंस है इसमें डिलीशन ऑफ वाई क्रोमोजोन, अगर वाई क्रोमोजोन का डिलीशन आता है तो डेफिनेटली अजूस्पर्मिया तैयार होता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण अजूस्पर्मिया कंडीशंस तैयार होती है। इसके अलावा बैड लाइफस्टाइल, अल्कोहल कंजम्पशन, कोई दवाई की क्रॉनिक में डिसीज की दवाई चालू है जिसके कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है। अभी हम देखते हैं कि इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करने जरूरी है। तो अजूस्पर्मिया के लिए पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स सीमेन एनालिसिस करना है, और सीमेन एनालिसिस में हमें देखना है कि उसमें स्पर्म काउंट कितना है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी ऑफ स्कोरटम, तो वहाँ पे देखना है कि हमें पेशेंट को वेरिकोसिल है क्या, स्पर्म ट्रैवल में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहे हैं क्या। और जेनेटिक टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस एसेंशियल है।
इसके साथ एक थायराइड फंक्शन टेस्ट भी जरूरी होती है। अभी हमने इन्वेस्टिगेशंस और कारण देखे, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए क्या उपचार करने जरूरी है। मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी उपचार है, जिसमें हार्मोनल थेरेपी है, ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए सर्जरी की जाती है, स्पर्म काउंट बढ़ने के लिए मेडिसिन दी जाती है। बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में इसमें काफ़ी प्रभावशाली चिकित्सा उपलब्ध है और डेफिनेटली अजोस्पर्मिया की कंडीशन को नॉर्मल करने में आयुर्वेद से काफ़ी सहायता होती है। पिछले 16 से अधिक वर्षों से हमने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी लोगों को, रुग्णों को इसका लाभ हुआ है। तो आयुर्वेद में उपचार करने के लिए जनरली इसमें जो है वाजीकरण चिकित्सा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति चिकित्सा के लिए आते हैं उनका प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना, उसके बाद उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करना, जो कारण है उस कारण के हिसाब से निदान करना, प्रकृति परीक्षण, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद उसकी ट्रीटमेंट तैयार हो जाती है। तो वाजीकरण चिकित्सा प्रमुख है और इसमें पंचकर्म चिकित्सा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। पंचकर्म चिकित्सा से शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, दवाई से रिजुविनेशन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल से शरीर को सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य होता है। तो पंचकर्म चिकित्सा की पेशेंट अगर कफ डोमिनेंट प्रकृति का है तो वमन चिकित्सा, पित्त डोमिनेंट है तो विरेचन चिकित्सा, ये बेसिक पंचकर्म किए जाते हैं। उसके बाद योग बस्ती और उष्य बस्ती, तो वृक्ष बस्ती इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य है कि शुक्राणु की संख्या बढ़ाना और कामेच्छा, काम धारणा की शक्ति है उसको ज़्यादा जागरूक करना। इसके बाद महत्वपूर्ण चिकित्सा है दैट इज उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती के काफ़ी प्रकार है। पुरुषों के यूरोजेनिटल मार्ग से दवाई दी जाती है और ये उत्तर बस्ती जनरली जो ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया है उसके ऊपर भी उसका अच्छा काम है, ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद काउंट बढ़ाने के लिए, शुक्रोत्पत्ति के लिए, शुक्र जनन के लिए दवाई दी जाती है, उसके कारण नॉर्मल रिपोर्ट आने में काफ़ी फायदा होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया, अस्थायी अजोस्पर्मिया, तीनों केसेस में आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा की जो उत्तर बस्ती चिकित्सा है काफ़ी मददगार है और इससे शुक्राणु की संख्या प्राकृत होने में काफ़ी हेल्प होती है। इसके साथ शिरो अभ्यंगम, अभ्यंगम, शिरोधारा, ये स्ट्रेस नॉर्मल करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पंचकर्म चिकित्सा के साथ आयुर्वेदा की काफ़ी अच्छी दवाइयाँ काम करती है, जिसमें अमृतप्राश, वाजीकरण योग, वृक्ष योग, ऐसी कुछ दवाइयाँ है। इसके साथ काफ़ी दवाई का उपयोग वैद्य करते हैं और हमारे चिकित्सालय में भी हम व्यक्तिपरत्वे जैसे पेशेंट के प्रकृति परीक्षण के और पर्सनलाइज अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ महत्वपूर्ण है आहार। तो आहार में इसमें दूध, घी, मखाना, अखरोट, अंजीर, ये पदार्थ काफ़ी उपयुक्त होते हैं। इसके साथ दिन में सोना, रात में जागरण नहीं करना है, ये बैड लाइफस्टाइल को दूर करना है, कोई एडिक्शन नहीं करना है, उष्णता के संपर्क में नहीं रहना है। अगर स्वस्थ दिनचर्या का फॉलो करते हैं तो इसमें काफ़ी सहायता होती है। आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा, आहार, इसके साथ महत्वपूर्ण है योगासन, और योगासन से शरीर की धारणा और मैनेजमेंट इसके लिए काफ़ी मदद होती है। तो इसमें जो है सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, सर्वांगासन, सेतु बंधासन, मंडूकासन, ये कुछ योगासन महत्वपूर्ण है। आपके योग शिक्षक या तज्ञ आयुर्वेदाचार्य के अंडर गाइडेंस में आप इसको कर सकते हैं। तो अजोस्पर्मिया जरूर गंभीर समस्या है, बट कोई परमानेंट ऐसी नहीं है कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप तज्ञ आयुर्वेद डॉक्टर को मिलके आपके सही डायग्नोसिस करके उपचार लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स आएंगे और पिता बनने का आपका जो सुख है उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अजोस्पर्मिया के कारण क्या है, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करने हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसके बारे में जानकारी दी। और ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल रहेंगे वो पूछिए ताकि आप को हम सही उसके जवाब दे सके। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप इस समस्या से परेशान हैं तो ज़रूर आपके नज़दीक में जो आयुर्वेद के डॉक्टर है उनको दिखाइए, या स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके डॉक्टर गर्जे आयुर्वेदा क्लिनिक नवी मुंबई यहाँ पे प्रत्यक्ष आके भी उपचार ले सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी उपचार ले सकते हैं। सो आयुर्वेद से जुड़े रहिए, आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में अपनाइए और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।